वेलकम बैक गाइस, आज हम लाए हैं मजेदार कहानियाँ। पूरी वीडियो देखने से पहले आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे भी हम ऐसी कहानी लाते रहे आपके लिए। पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखें। बेशरम मॉडर्न सास। गीता एक गांव की लड़की है और उसकी शादी शहर में विपुल से हो जाती है। गीता की सास सविता बहुत पढ़ी लिखी और मॉडर्न महिला है। शादी के कुछ दिन बाद, गीता, तुम आज शाम को तैयार रहना, हम डिनर बाहर ही करेंगे। इसकी क्या जरूरत है जी, मैं घर पर ही खीर पूरी बना लूंगी। अरे नहीं नहीं, खीर पूरी वाला डिनर नहीं, हम कुछ साउथ इंडियन और चाइनीज खाएंगे। ठीक है, मैं तैयार होकर आपसे मिलूंगी। विपुल अपने ऑफिस चला जाता है। अरे बाप रे, ये क्या खाना होता है? हमारे गांव में तो मैंने कभी ऐसे नाम भी नहीं सुने। चलो शाम को जाकर देख लूंगी। शाम को विपुल आता है और गीता विपुल के सामने आकर खड़ी हो जाती है। देखो जी, आपके आने से पहले ही मैं तैयार होकर बैठी हूँ। अरे ऐसे कौन तैयार होता है? क्या हुआ जी, मैंने लाल रंग की अच्छी सी साड़ी तो पहनी है, इसमें क्या कमी है? ये सारे बाल तुमने सिंदूर से रंग लिए हैं और इतनी मांग क्यों भरी है? अरे आईने में जाकर अपने होंठ देखो, कैसी लिपस्टिक लगाई है। और ये कपड़े देखो अपने, जाओ जाकर बदल कर आओ। हाँ? तो क्या पहन कर आऊं? जो मर्जी पहन लो। वैसे भी अब मैं कहीं नहीं जा रहा, बना लो यहीं पर खाना। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह, विपुल, कल तुम कहीं बाहर जाने वाले थे ना? हाँ, जाने वाला तो था, लेकिन मॉम, आपने भी पता नहीं किस गंवार को मेरे साथ बांध दिया है। गुप्ता जी ने बोला था कि बहुत बढ़िया लड़की है, लेकिन ये तो मरा हुआ सांप गले में लटका लिया है। मॉम, मैं मेरे दोस्तों के सामने भी इसे नहीं ले जा सकता, क्योंकि अगर किसी ने इसे देख लिया तो मैं दोबारा मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। ए जी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? पहले तो अपना नाम देखो कि क्या नाम है। इतना ओल्ड नेम, गीता। तो नाम तो बदला भी जा सकता है। मैं तो तुझे ही बदलना चाहती हूँ। मेरा बस चले तो तुझे आज ही बदल दूं। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? अरे चल हट गंवार कहीं की। खबरदार अगर मुझे माँ जी कहा तो। अभी तो मैं इतनी हॉट और जवान हूँ और तूने मुझे बुढ़िया बना दिया। माँ, मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ, थक गया इससे। विपुल ऑफिस चला जाता है और सविता शाम को अपने कुछ कपड़े गीता को देती है। गीता, आज तुम्हें आखिरी मौका दिया जा रहा है। अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। ये कपड़े पहनकर बाहर आ जाओ। ये तो जीन्स है माँ जी। हाँ तो क्या हुआ, पहन ले। गीता जीन्स पहन लेती है, लेकिन वो उन कपड़ों में बहुत ज्यादा असहज महसूस करती है। आज मेरे साथ बाहर चल, तुझे शहर के तौर तरीके सिखाऊंगी, लेकिन ध्यान रहे कि जैसा बताऊं ऐसा ही करना है। सविता गीता को लेकर मैकडी पहुंच जाती है और वहां 2 बर्गर मंगाती है। माँ जी, ये क्या है? माँ जी नहीं मॉम, बर्गर है ये, चुपचाप खा लो। मेरी बेइज्जती मत कराओ। और जींस को बार बार पकड़ क्यों रही हो और इस टॉप को नीचे क्यों खींच रही हो? मत करो ऐसा, नहीं तो सब समझेंगे कि तुमने ऐसे कपड़े पहली बार पहने हैं। गीता बर्गर को हाथ से तोड़कर खाने लगती है। सविता गुस्से में वहां से आकर कार में बैठ जाती है। गीता भी पीछे पीछे आती है। मॉम, क्या हुआ? मैंने तो अब कुछ भी नहीं किया है। चुपचाप गाड़ी में आकर बैठ जाओ। सविता गीता को लेकर घर आ जाती है। अगले दिन, गीता, मेरे कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं, तुम किचन में जाकर तैयारियां करो। और भगवान के लिए आज ऐसा कुछ मत करना कि मेरी नाक कटा दो। मैंने भी ये शॉर्ट्स पहने हैं, तुम भी अच्छे कपड़े पहन लेना। सविता के फ्रेंड्स आ जाते हैं और गीता तैयार होकर नाश्ता हाथ में लेकर बाहर आती है। इस गंवार ने ये क्या पहन लिया? गीता ने एक शादी वाला लहंगा पहना है
और वो उसको संभाल नहीं पा रही है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। सारी फ्रेंड्स हंसने लगती है। सविता ने गीता को कस के 2 थप्पड़ लगा दिए और उसे हमेशा के लिए घर से निकाल दिया। मैंने आज गीता को उठाकर घर के बाहर फेंक दिया है। अब किसी मॉडर्न, समझदार और पढ़ी लिखी लड़के से शादी कर लो बेटा। यस मॉम, आपने आज सच में बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है। मैंने तो न्यूज़पेपर में ऐड भी दे दिया है, पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की शादी के लिए तुरंत संपर्क करे। और माँ, वो खूबसूरत भी तो होनी चाहिए। डियर सन, मैंने उसमें सब कुछ लिख दिया है। सविता और विपुल बहुत खुश होते हैं। न्यूज़पेपर के इश्तिहार के बाद बहुत सारी लड़कियों ने विपुल को कांटेक्ट किया। विपुल, तुझे पूरा 1 महीना हो गया है, इतनी सारी लड़कियां आ रही है, तो किसी को फाइनल पसंद क्यों नहीं कर लेता? मॉम, मैं कुछ बेहतर की तलाश में हूँ। वैसे आप फिक्र ना करो, आज भी एक लड़की मुझसे मिलने आने वाली है। अगर पसंद आ गई तो मैं उसे घर ले आऊंगा। विपुल लड़की से मिलने चला जाता है। कैफे में विपुल जाकर बैठ जाता है और देखता है कि बहुत ही खूबसूरत लड़की नैना सामने से आ रही है। हेलो। हाय, माई सेल्फ नैना। दोनों खूब सारी बातें करते हैं और विपुल को नैना पसंद आ जाती है। वो उसे घर लेकर आ जाता है। मॉम, जल्दी बाहर आओ। देखो तो, मैं तुम्हारे लिए एक मॉडर्न बहू ले आया हूँ, जो बहू कम आपकी फ्रेंड ज्यादा रहेगी। अरे वाह, तो फाइनली तुझे लड़की पसंद आ ही गई। हाँ मॉम, पसंद क्यों नहीं आती? पढ़ी लिखी है, मॉडर्न है, बाहर घूमने में परफेक्ट है और ड्रेसअप का सलीका भी पता है उसे। तो फिर शादी की तैयारियां शुरू की जाए। ओहो मॉम, मुझे वो सब नहीं करना है। बैंड बाजे एंड ऑल। कोर्ट में चलकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं ना। ठीक है डियर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सविता कोर्ट में ले जाकर विपुल और नैना की शादी करा देती है। शादी के कुछ दिन बाद मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरे सारे फ्रेंड बहुत तारीफ करते हैं कि वाइफ बहुत ज्यादा मॉडर्न है। ऐसा लगता है जैसे फॉरेन से आई हो। सिर्फ ये मॉडर्न है, लेकिन इसे कुछ भी काम नहीं आता बेटा। घर का सारा काम मैं करती हूँ, खाना भी मैं बनाती हूँ। ये तो बस मेकअप में ही लगी रहती है। मॉम, आप मेरी नैना के लिए कुछ भी मत बोलिए। अगर उसे खाना बनाना नहीं आता तो क्या हुआ, फोन चलाना तो आता है। वो स्विगी, जोमेटो से खाना ऑर्डर करके भी तो मंगा सकती है। अभी तो बहू को आए 4 दिन भी नहीं हुए हैं और तू है कि उस माता जी के गुणगान गा रहा है, जैसे कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं। तभी नैना वहां आ जाती है। मुझे आज अपने घर जाना है। तो मैं तुम्हारे साथ चलूं क्या? नहीं, मैं खुद कार लेकर चली जाऊंगी। नैना बेटा, मैं सोच रही थी कि हम भी तुम्हारे पेरेंट्स से मिल लेते हैं, क्योंकि आज तक हम मिले ही नहीं हैं। मॉम, मेरे पेरेंट्स से तो आप पहले ही मिल चुके हो। हम कब मिले? मैं गीता हूँ। क्या? क्या? तुम गीता कैसे हो सकती हो? जब माँ ने मुझे इस घर से बाहर निकाल दिया था, तो मैंने अपनी सारी सेविंग्स को खुद की लर्निंग और मेकओवर पर खर्च कर दी और वापस इस घर में आ गई। आज मेरी आंखें शर्म से झुक रही है। मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारे साथ वो व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मुझे भी माफ कर दो बेटा। सविता और विपुल अपनी गलती को सुधार लेते हैं और अब गीता को बहुत अच्छे से रखते हैं। भाभी की सौतन पार्ट 1। माँ, भाई ने इस लड़की से क्यों शादी की? मुझे ये अधीरा बिल्कुल पसंद नहीं है। बेटी, अब क्या कर सकते हैं। मैं भी तुम्हारे भाई की शादी इस लड़की से नहीं कराना चाहती थी, लेकिन समर्थ की जिद के आगे मुझे झुकना ही पड़ा। समर्थ ने अपनी पसंद की लड़की अधीरा से शादी की है, लेकिन उसकी माँ मंजू और बहन सौम्या को अधीरा बिल्कुल पसंद नहीं है। समर्थ की माँ ने तो अपने बेटे के प्यार के आगे अपना सर झुका लिया और दोनों की शादी करवा दी, लेकिन सौम्या ने अभी तक हथियार नहीं डाले थे
वो अभी भी अपनी भाभी को घर से निकालने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। बहू, ओ बहू, आज चाय मिलेगी या नहीं? लाई माँ जी। एक तो समर्थ भी न जाने कहां से इस लड़की को पकड़ कर ले आया है। हर काम ऐसे करती है मानो हाथों में मेहंदी लगी हो। लीजिए माँ जी चाय। अच्छा, तो ले आई तू चाय? मुझे तो लगा था कि तू सुबह की चाय दोपहर के खाने के बाद देगी। माँ जी दूध वाला लेट आया था, इसलिए चाय बनाने में लेट हो गई। इतने में सौम्या वहां आ जाती है। माँ, मैं अपनी सहेली देविका से मिलने जा रही हूँ, शाम को आऊंगी। सौम्या, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बना दिया है, पहले नाश्ता कर लो फिर चली जाना। मुझे आपके हाथ का बेस्वाद खाना नहीं खाना। मेरी सहेली देविका बहुत अच्छा खाना बनाती है, मैं उसके यहाँ खा लूंगी। ओके माँ, बाय, मैं चलती हूँ। सौम्या के जाने के बाद मंजू अपनी बहू पर चिल्लाते हुए कहती है, बहू, तूने इतनी बुरी चाय बनाई है, इससे अच्छा तो तू जहर पिला देती, कम से कम वो मीठा तो होता। अगर मेरे बस में होता तो चाय की जगह जहर ही दे देती। कुछ कहा तूने? अब नहीं माँ जी, मैं दूसरी चाय बना देती हूँ। रहने दे, मैं जा रही हूँ अपनी बहन के घर, तो घर का सारा काम करके रखना, शाम तक आ जाऊंगी। और हाँ, रात के खाने में कुछ अच्छा बना लेना। मंजू अधीरा पर हुक्म चलाकर चली जाती है। अधीरा बड़बड़ाती हुई किचन में जा रही होती है कि तभी समर्थ वहां आ जाता है। अधीरा, नाश्ता लाओ जल्दी से, ऑफिस के लिए देर हो रही है। क्या करोगे नाश्ता करके? किसी को भी मेरे हाथ से बना खाना पसंद नहीं आता, आप भी बाहर ही कर लेना नाश्ता। लगता है माँ और सौम्या ने फिर तुमसे कुछ कहा है, तभी तुम्हारा मूड इतना खराब है। तुम माँ और सौम्या की बातों का बुरा मत माना करो। मैंने माँ के खिलाफ जाकर शादी की है ना, इसलिए वो तुमसे कुछ उखड़ी उखड़ी रहती है। लेकिन मुझे पता है, जिस तरह तुमने मेरा दिल जीत लिया, उसी तरह तुम माँ और सौम्या का दिल भी जीत लोगी। बातें बनाना कोई आपसे सीखे। अब आपको ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही? हो तो रही है, लेकिन सोच रहा हूँ सौम्या और माँ घर पर नहीं है, तुम दिन भर अकेली घर में क्या करोगी? मैं आज ऑफिस की छुट्टी कर ही लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं घर में अकेली रह सकती हूँ, आप ऑफिस जाओ। चलो जाओ और अपना काम करो। समर्थ ऑफिस चला जाता है और शाम को जब सभी घर आते हैं, अधीरा सबके लिए बड़े प्यार से खाना तैयार करके रखती है। सौम्या सबसे पहले किचन में जाती है। अरे वाह, खाने की तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन मुझे इस खाने का मजा किरकिरा करना ही होगा। सौम्या खाने के अंदर बहुत सारी हल्दी डालकर चली जाती है। उसके बाद अधीरा सबके लिए खाना लगाती है, लेकिन किसी को भी खाना अच्छा नहीं लगता। छी भाभी, कितना बुरा खाना बनाया है। इससे अच्छा तो आप हमें मना ही कर देती कि आप खाना बनाएंगी ही नहीं, तो हम बाहर से ही कुछ अच्छा खाकर आ जाते। कम से कम हमारे मुंह का स्वाद तो नहीं बिगड़ता। बहू, तूने हम सबको सुबह बिना खाना खाए निकाल दिया, और अब भी हमें बिना खाना खाए सोना पड़ेगा। क्या करती हो अधीरा? तुम्हें खाना बनाना भी नहीं आता क्या? दिमाग खराब कर दिया। समर्थ गुस्से में वहां से चला जाता है। उसके पीछे पीछे सौम्या भी जाती है। भैया, हमने आपसे कितना मना किया था कि इस लड़की से शादी मत करो मत करो, लेकिन आपने हमारी एक नहीं सुनी। आप मेरी सहेली देविका को तो जानती हो ना, सुंदर होने के साथ साथ हर काम में माहिर है। सौम्या देखो, मैं वैसे ही परेशान हूँ, तुम मुझे और परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। सौम्या ने समर्थ के दिल में अधीरा के लिए नफरत डालने की कोशिश की। अगली सुबह अधीरा जल्दी सोकर उठी और सबके लिए नाश्ता बना लिया, लेकिन समर्थ बिना कुछ खाए ही ऑफिस के लिए निकल गया। सौम्या भी ये सब नोटिस कर रही थी। उसने देविका को घर पर बुला लिया। देविका, आज भैया बहुत गुस्से में है। आज तुम ऐसा खाना बनाओ कि भैया उस अधीरा की तारीफ करना भूल जाए। सौम्या, तुम ये सब क्या कर रही हो? तुम्हारा भाई शादीशुदा है, वो कभी मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन तुम तो भाई से पहले से ही प्यार करती थी ना। हाँ करती थी, लेकिन ये उन दिनों की बात है ना। चुप रहो तुम। अगर तुम्हें भैया को पाना है तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगी। सौम्या ने जैसा जैसा कहा, देविका ने वैसा ही किया। देविका ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया। शाम को सभी लोग इकट्ठा हुए और सबने एक साथ मिलकर खाना खाया। इतना मजेदार खाना खाकर सबने देविका की खूब तारीफ की।
समर्थ ने अपनी पत्नी को ताना देते हुए कहा, अधीरा, देविका ने कितना अच्छा खाना बनाया है। तुम्हें देविका से खाना बनाना सीखना चाहिए। अब तो ये रोज की बात हो गई। सौम्या हर बार देविका को अपने घर बुलाती और किसी न किसी बात पर अधीरा को शर्मिंदा करती। सौम्या अपने भाई की बात देविका से कराने लगी। अब समर्थ भी देविका से प्यार करने लगा। सौम्या ने अपने भाई से कहा, भैया आपको देविका पसंद है ना? अरे तुम ये क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप देविका से शादी कर लो। अरे सौम्या, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि देविका मुझसे शादी करने के लिए कभी तैयार नहीं होगी और अधीरा भी इस रिश्ते से खुश नहीं होगी। आप देविका की चिंता मत करो, उससे मैं बात कर लूंगी। आप बस अधीरा भाभी को समझा दो। सौम्या की बात सुनकर समर्थ अधीरा के पास जाता है। वो उससे अपनी और देविका की शादी की बात करता है। अधीरा, मैं देविका से शादी करना चाहता हूँ। क्या? आप शादी करोगे? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। प्यार तो आप मुझसे भी करते थे। कल कोई और लड़की पसंद आ जाएगी तो तीसरी शादी कर लोगे? देखो अधीरा, तुम्हें घर में कोई पसंद नहीं करता। तुम्हारी शादी मैंने माँ के खिलाफ जाकर की थी। अब तुम मेरे और देविका के बीच में मत आओ, प्लीज। क्यों बीच में ना आओ? मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, आप चाहे कुछ भी कहो। अधीरा के लाख विरोध के बावजूद भी सौम्या और मंजू ने समर्थ की शादी देविका से करवा दी। आखिरकार सौम्या अपनी भाभी की सौतन ले ही आई। शादी के बाद देविका ने घर में आते ही घर वालों के साथ कैसा सलूक किया और अधीरा के साथ क्या हुआ, ये सब जानने के लिए इंतजार कीजिए हमारे अगले एपिसोड का। भुलक्कड़ बहू। कल ये तेरी बीवी फोन सब्जी की दुकान में भुलाई। वो तो भला है कि पहले भी 5 बार भूल चुकी है, तो लोगों को पता है कि ये मोबाइल तेरी बीवी का ही है। अरे तो कौन सा आईफोन है जो लोग दबा लेंगे? 2 कौड़ी का फोन है, न लाइट चलती है न आवाज आती है, बस नाम का फोन है ये, नाम का। अरे नाम के फोन पर तू घंटों पंचायत करती है, न जाने क्या काम होता है। अरे कौन से शहर बाजार में तू काम करती है? बहू सास से जीत तो सकती नहीं थी, वहीं से चली जाती है, लेकिन हाँ, भूलने की आदत उसकी अब भी रहती है। सुनो, नहाने जा रहा हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है, तो जरा ये शर्ट प्रेस कर देना। और हाँ प्लीज, और कोई शर्ट धुली नहीं है तो थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है? अरे हाँ पता है, हर बात पर सिखाया मत कीजिए। इस घर में शादी करके तो ऐसा लग रहा है कि सामान्य ज्ञान की क्लास ही चलती रहती है, हर वक्त परेशान करके रख दिया है। पति नहाने जाता है और बीवी लग जाती है पति की शर्ट प्रेस करने कि तभी बाहर से आवाज आती है, कोई गरीब साधु को रोटी दे दे। अरे बाबा भूखा खड़ा है तेरा द्वार देवी, बाबा को भिक्षा देकर पुण्य कमा ले देवी। ओहो, ये तो पुण्य की बात है कि बाबा दरवाजे खड़ा है। अब इसकी आवाज सासू माँ को सुनाई नहीं देगी, लेकिन मैं और ये कमरे में हल्के से बात कर ले तो क्या, अरे घूसी चली आती है। चलो पहले बाबा को ही रोटी दे देती हूँ। अब क्या था, रिंकी जाती है बाबा को रोटी देने, लेकिन पीछे छोड़ जाती है पति की शर्ट के ऊपर प्रेस, वो भी गर्मा गर्म। अरे बाबा रोटी तो ले लो, बस ये बता दो कि मेरी किस्मत कब जगेगी। ससुराल में हालात टेबल टेनिस के बॉल की तरह हो गए हैं, कभी कोई इधर फेंकता है तो कभी कोई उधर फेंकता है, कोई इधर मारकर उधर फेंक देता है। समझ में ही नहीं आ रहा कि ये भूलने की आदत कैसे ठीक होगी। कोई उपाय हो तो बता दो ना बाबा। बाबा घर के अंदर देखते हैं तो 1 घंटे बाद टीवी पर गजनी फिल्म शुरू होने वाली होती है। याद है ना, गजनी फिल्म जिसमें आमिर खान को भूलने की बीमारी होती है और वो हर बात को लिख कर याद रखता है। अरे बेटे, हम बाबा हैं, हर किसी सवाल और जीवन में दुख परेशानी का निजात है हमारे पास। तुम एक काम करो, 1 घंटे बाद टेलीविजन के सामने बैठ जाना और जो फिल्म देख रही हो ना देख लेना,
तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अलग निरंजन, निकालो खाना, सलाह देने की दक्षिणा भी। अरे बाबा, जीवन से ये वाली समस्या खत्म हो जाए तो समझिए मेरे घर से आपका लंच पैक शुरू, वो भी बिल्कुल फ्री में। तभी अंदर से पति के जोर जोर से चीखने की आवाज आती है। अरे क्या मजाक बना रखा है तुमने? ये क्या है, पूरी शर्ट जला दी। तंग आ गया हूँ मैं तुम्हारी भूलने की आदत से। हे भगवान, ये मेरा गधा जैसा बेटा सारा दिन जितनी कमाई नहीं करता उतना तो ये लड़की नुकसान करवा देती है। बाबा, लग रहा है कि कोई कांड हो गया है अंदर मुझसे। अच्छा, मैं ना 1 घंटे बाद बैठ जाऊंगी फिल्म देखने, विदा लीजिए अब तो आप। जैसे ही वो घर के अंदर जाती है, सामने पति खड़ा होता है फटी शर्ट पहनकर। ओह, माफ करिए, वो पापा आ गए थे दक्षिणा के लिए। अब कर्म और धर्म का लेखा जोखा भी तो संभालना है ना जीवन में, तभी तो चली गई थी उन्हें रोटी देने। वैसे खुशी की बात है, बाबा ने कहा है कि 1 घंटे बाद टीवी देखना, और टीवी देखते ही मेरी ये बीमारी का निजात निकल जाएगा। हाँ हाँ, और जो नुकसान हो गया है यहाँ, वो क्या तेरा जोगी बाबा भरेंगे? देखिए प्लीज, शर्ट बदल लीजिए ना। नहीं, आज तो मैं ऐसे ही जाऊंगा ताकि लोगों को भी पता चले कि कैसी भुलक्कड़ बीवी के साथ निभा रहा हूँ मैं। शुक्र मानो कि छोड़ा नहीं है तुमको। पति की ये बात तो अब रिंकी के तन बदन में लग जाती है। वो सोच लेती है कि अब किसी भी हालत में वो अपनी ये भुलक्कड़पन की बीमारी को खत्म करेगी। फिर क्या था, पति तो फटी शर्ट पहनकर चला जाता है, और 1 घंटे बाद बहू कमरे में सो रही होती है कि सास आ जाती है। अरे भुलक्कड़, तुझे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग परेशान हो चुके हैं। जा, तेरा बाबा बोल रहा था ना 1 घंटे बाद टीवी देखना, तो जा देख, क्या पता कुछ सुधार हो जाए। बहू टीवी खोलती है तो सामने चल रही होती है गजनी फिल्म, जिसमें आमिर खान शरीर में या दीवार में लिखकर अपनी चीजों को याद रखता था। उत्तरी, वाह, ये तो सच में बड़ा सही आइडिया है। इससे मुझे याद रहेगा कि क्या करना है और क्या नहीं। अब तो मैं भी सब सीख लिया करूंगी। वो टीवी बंद करके किचन में जाती है कि सास की आवाज आती है। अरे तेरी बुआ सास आ रही है, खाना बना लेना उसके लिए भी। जी माँ जी, बिल्कुल बना लूंगी। और सुन, वो कल वाला जो आटा बचा था ना, उसकी 2 रोटी बुआ सास के लिए बना देना। आटा पड़ा पड़ा खराब ही हो रहा है। बहू फटाफट रोटी बनाती है, लेकिन तभी उसे ध्यान आता है कि बुआ सास की रोटी तो पुराने आटे से बनानी थी। वो पुराना आटा लेकर रोटी बनाकर उस पर पेन से लिख देती है, पुराने आटे की रोटी बुआ जी के लिए। अरे क्या बन रहा है खाने में? भाभी, आपकी बहू की क्या हाल है? भूलने की बीमारी कम हुई या ऐसे ही तबाही मचा रखी है? अरे क्या बताए, अब आज किसी बाबा से उपाय पता किया है, देखो जरा। भाभी, आप ही हो जो संभाल रही हो ऐसी बहू, हम लोगों से तो पता नहीं हो पाता या नहीं। तभी वहाँ बहू आ जाती है। हाँ, तभी तो मैं इनकी बहू हूँ, आपकी नहीं। वैसे मैंने तोड़ निकाल लिया है। अब क्या था, बुआ सास जैसे ही खाना खाने बैठती है कि सास बोल पड़ती है। बहू, याद तो होगा नहीं जो बोला था? याद करो, बुआ के लिए कौन सी रोटी बनानी है, कहा था ना मैंने। जी, सब याद है, सब कुछ, ये लीजिए। लेकिन जैसे ही बुआ सास की रोटी उनकी प्लेट में आती है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अच्छा, तो ये टोटका बताया है तेरे बाबा ने, जो कुछ भूलो लिख लो, क्यों? बहू को लगता है कि बुआ सास तारीफ कर रही है। अब क्या करे, याद रखने के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा ना, वरना रोज रोज ताने बोलियां खा खा कर तो मैं परेशान हो गई थी। तो क्या कहा तेरी सास ने? बासी आटे की रोटी बुआ सास के लिए? बाबा, अरे हाय, कैसी बात कर रही हो ना नदरानी, मैं ऐसा क्यों बोलूंगी? ऐसे आपको कैसे पता चला? क्योंकि तेरी भुलक्कड़ बहू ने ये लिखा है। बहू सबके सामने वो रोटी रख देती है जिसमें लिखा होता है, बुआ सास की रोटी बासी आटे की।
माना लड़का लड़की एक समान होते हैं, लेकिन लड़की को लड़के की तरह पालना पोसना कितना सही है? देखिए जरा। हमारी लड़की तो वो हर काम कर लेती है जो लड़के करते हैं। अच्छा है, अब तंबाकू लेने खुद नहीं जाना पड़ेगा, बहू ही ले आएगी। कैसी बात कर रहे हैं पापा? उन लोगों के कहने का मतलब है कि पढ़ाई लिखाई सब लड़कों के बराबर की है। क्यों आंटी जी? हाँ हाँ बेटा, वही कह रही हैं ये। अरे चुप रहिए, क्या हाँ हाँ कर रहे हैं, साफ बात करिए ना। बेटी पर फक्र होने वाली बात को चिल्ला चिल्ला कर बताना चाहिए। ऐसा क्या कर दिया आपकी बेटी ने? हमें भी तो बता दो जरा। तभी वहां डॉली आ जाती है। कुछ कुछ होता है कि अंजलि थी ना, बिल्कुल उसके जैसी ही दिख रही है। हाथ में फुटबॉल, सर पर बैंड। ओह माय गॉड, आज फिर? तो तुम हो लड़की जो मुझे देखने आए हो। सुनो, मैं बाइक 200 की स्पीड से चलाती हूँ। हाँ, मैं लेट नाइट पार्टी की शौकीन हूँ। कोई प्रॉब्लम? मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? नाइट पार्टी तुम करती हो, 200 की स्पीड से तुम बाइक चलाती हो, तो प्रॉब्लम में तो तुम फंसोगी ना। गुड, लड़का ओके है पापा, फाइनल कर दो। सारंग और उसकी फैमिली देखती ही रह जाती है। अब मेरे ख्याल से आप लोगों ने अपनी बेटी को लड़के जैसा नहीं बल्कि लड़का ही बना दिया है। अरे तो अच्छा ही है ना, घर के काम के लिए तो फिर भी नौकरानी रख लेंगे। बहू मर्द जैसी होगी तो किसी बात की समस्या नहीं, पति का सहारा बनेगी। भाई हमें तो रिश्ता मंजूर है। और ऐसे हो जाती है डॉली की शादी सारंग से। लेकिन शादी के बाद मर्दानी डॉली के शौक लाजवाब होते हैं। अरे बहू, ये घर का सोफा सेट और गमले फूलदान सब कहाँ गया? माँ जी, वो सारे तो मैंने OLX में बेच दिए। यहाँ मैं अपना जिम लगाऊंगी। और हाँ माँ जी, जरा खाने में ना प्रोटीन की मात्रा ज्यादा रखना। शादी के माहौल में डाइट एकदम खराब हो रखी है। अरे डॉली, घर को घर की तरह रहने दो। जिम का शौक है तो बाहर जाओ ना, घर को क्यों बर्बाद कर रही हो? बर्बाद? अरे कोरोना में हाल बुरा है, बाहर जाऊं घर ले आऊं वायरस। भाई मेरा तो ठीक है, माँ बाप तुम्हारे हैं, एक तो बुजुर्ग, ऊपर से डायबिटीज के मरीज, बाकी जैसा तुम बोलो। अरे नहीं नहीं, ठीक है बेटा, सामान की बर्बादी ही बहुत है, जान की बर्बादी नहीं कर सकते। अरे करोगी क्या बॉडी बनाकर? क्या बात कर रहे हो? लड़की को सेल्फ डिफेंस की जरूरत पड़ती है, कल को किसी ने छेड़ दिया तो? अरे मरना है क्या किसी को तुम्हें छेड़कर? वैसे भी कोई लड़की वाली बात तो है नहीं तुम में। जाओ जरा चाय बनाकर लाओ, देखे किचन में क्या आता है तुम्हें। अरे रहने दो ना माँ, क्यों बेचारी को परेशान कर रही हो? शादी के वक्त तो बड़ा बोल रही थी कि नौकरानी रख लेंगे। अरे कोई बात नहीं, लाती हूँ मैं चाय बनाकर। चलिए बोलिए, कौन कौन पिएगा? अब शाम का वक्त है, जाहिर है सारे ही पियेंगे। चलो मैं भी मदद करता हूँ। बस करो यार, अभी आई मैं। डॉली किचन में जाती है और चाय के साथ पकोड़े बनाकर भी ले आती है। अरे वाह, विश्वास नहीं होता कि जोमेटो की डिलीवरी किचन तक होती है। कहाँ से लाई हो बहू? एक तो वो बनाकर लाई है, फिर मजाक। वैसे डॉली, ये पकोड़े बनाने आते हैं तुम्हें? ये तो पता नहीं था मुझे। सिर्फ बनाने ही नहीं, सबसे अच्छे पकोड़े। भाई ऐसे पकोड़े तो मैंने अब तक ना खाए थे। वो खाना बनाने का शौक है मुझे। क्या बात कर रही हो? कब सीखा? वो जब मेरी जॉब बैंगलोर में लगी थी ना, तो मैं अकेली रह रही थी, तभी सीख लिया। वैसे शाम को किस देश का खाना खाना है बता देना, मैं वक्त से बना दूंगी। डॉली बाहर निकलती है और बाइक चलाकर तेजी से निकल जाती है कि तभी पड़ोसन आ जाती है। अरे सारंग की माँ, क्या बहू लाई हो, न शर्माना न घूंघट। अरे बाइक पर तो ऐसे जाती है जैसे धूम फिल्म का हीरो हो। अरे आंटी आइए ना, कैसी हैं आप? अरे कमला बहन, वही मैं सोचूं, घर में नई बहू आई और तू तीली लगाने नहीं आई। तीली?
अरे तीली कैसी सारंग की माँ। अरे बहू तो घर पर अच्छी लगती है, वो भी घूंघट में। सास बैठी रहे और वो खाना खिलाए। अरे बहन जी, वैसे आपकी बहू के बारे में भी बहुत चर्चा है। सुना है घूंघट के अंदर से ही गालियां निकालती है। अरे ऐसा घूंघट भी किस काम का। और नहीं तो क्या, बहू आंखों की शर्म लेकर आए तो अच्छा लगता है। आंटी, हमें डॉली जैसी है वैसी ही पसंद है। आपको पता है, कल ही उसे कंपनी में बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड भी मिला है। मतलब काम भी करती है क्या वो? नौकरी करवा रहे हो? ऐसी भी क्या पैसों की कमी भाई? पढ़ी लिखी लड़की काम करना चाहती है तो क्यों ना करे। हम लोगों को क्यों ऐतराज होने लगा? माता पिता पढ़ाते लिखाते हैं नौकरी करने के लिए ना कि घर के बर्तन झाड़ू के लिए कि मैं उसे घर बिठा लूं। पड़ोसन समझ जाती है कि यहाँ उसकी दाल नहीं गलेगी। शाम को डॉली घर आती है तो उसके साथ एक लड़की होती है। अरे डॉली, कौन है ये बेटा और इसे इतनी चोट क्यों लगी है? मेरी ऑफिस में है माँ, 2 दिनों से ऑफिस नहीं आ रही थी तो मैं ही इसके घर चली गई लौटते लौटते। लेकिन हाँ, लेकिन क्या बेटा? आंटी जी, मेरी शादी के बाद से ही सास ने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया था। हाँ तो घर छोड़ देती, मायके चली जाती। अरे पति से शिकायत करती, सास को समझाती। मार खाकर रोना तो सल्यूशन नहीं है ना। गई थी पापा के पास, लेकिन माँ ने बोला लड़कियों को मायके आने का हक नहीं है, आना है तो कुछ दिनों के लिए आओ। फिर क्या करती, उसी को नसीब समझ लिया। यही तो माँ बाप गलती करते हैं, लड़कियों को ऐसे पालते हैं जैसे राजकुमारी। अरे जरूरी तो नहीं कि हर लड़की को राजकुमारी ही बनना हो, क्यों सासू माँ? हाँ बेटा, लेकिन लड़कियों की इस हालत के पीछे सिर्फ माता पिता की सोच ही नहीं, बल्कि ससुराल वाले भी जिम्मेदार होते हैं। उन्हें अपने आप को बदलना होगा। वैसे बहू तो इस मामले में लकी है जो तुझे ऐसा ससुराल मिला। हाँ ये तो है, कम से कम आप लोगों को ये तो पता है कि लड़कियां या बहू सिर्फ घर के काम के लिए घर नहीं लाई जाती है, उनकी अपनी भी एक जिंदगी होती है। मैं समझ गई कि मुझे अब क्या करना है। शुक्रिया। विकास एक बहुत मेहनती और शरीफ लड़का है। उसकी पत्नी प्रिया और माँ गीता हर समय लड़ती रहती है, लेकिन वो बेचारा ना तो माँ को समझा पाता है और ना ही पत्नी को। उन दोनों की लड़ाई में नुकसान हमेशा विकास का ही होता है। एक दिन विकास थका हारा ऑफिस से घर लौटा। प्रिया, चाय बना दो ना, मैं बहुत थक गया हूँ। अपनी माँ से कह दो बना देंगी, वैसे भी तो दिन भर खाली बैठी रहती हैं। माँ, आप ही चाय बना दो ना। पत्नी के बोलते ही माँ के पास आ जाता है। तेरी पत्नी के हाथ में मेहंदी लगी है क्या? बोल उसे, वो क्यों नहीं बनाती? आप दोनों से बोलकर ही गलती कर दी मैंने। मैं ही बना लेता हूँ चाय। बस ये बता दो, आप दोनों को पीनी है या नहीं? बेचारा विकास थका हारा ऑफिस से आया और चाय बनाने किचन में घुस गया। चाय बनाते बनाते वो सोचने लगा, क्या किस्मत है मेरी, कोई चाय तक पूछने वाला नहीं। ऑफिस से थके हारे आओ और खुद चाय बनाओ। हे भगवान, ये दोनों कब सुधरेंगी? विकास चाय बनाकर ले आता है। तीनों चाय पीते हैं। चाय पीकर प्रिया ने कहा, चाय तो बहुत अच्छी बनाई आपने, मजा आ गया। आज बहुत दिनों बाद इतनी अच्छी चाय पी है। हाँ देख ले, ऐसे बनती है चाय, तेरी तरह नहीं, पानी उबाल कर दे दिया बस। अरे कुछ सीख ले मेरे बेटे से। माँ जी, आप ही सीख लो ना कुछ। आप भी तो ऐसी चाय बनाती हो जैसे काढ़ा बना दिया हो। अरे अरे, फिर से शुरू हो गई आप दोनों। मैंने चाय आप दोनों की लड़ाई खत्म करने के लिए बनाई थी, लेकिन आप दोनों किसी ना किसी तरह लड़ाई करने के बहाने ढूंढ ही लेती हो। वैसे कल मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूं, इसलिए आप दोनों से हाथ जोड़कर कहता हूं कि कल घर में मुझे किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं चाहिए।
विकास ने अपनी पत्नी और माँ को समझा तो दिया, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं था कि उन दोनों में किसी बात को लेकर बहस ही ना हो। जैसे ही सुबह विकास की आंख खुली तो घर में जंग हो रही थी, और आज उस जंग का विषय था कपड़े कौन धोएगा। माँ, प्रिया, आप दोनों को कल समझाया था ना कि लड़ाई नहीं लड़नी है। मैं अपने घर में एक दिन चैन से रहना चाहता हूँ। ये बात क्यों नहीं समझ में आती आप दोनों को? अच्छा जी, मैं कहाँ लड़ रही हूँ? आपकी माँ ही हर समय सर पर सवार रहती है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं घर छोड़ दूंगी। अरे तो चली जाना, तुझे रोका किसने है? तेरे जाने से मुझे और मेरे बेटे को थोड़ा चैन तो मिलेगा। और नहीं जा सकती ना तो बता दे, मैं ही ये घर छोड़ देती हूँ। बस करो माँ, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो आप लोगों का पता नहीं, लेकिन मैं ये घर जरूर छोड़ दूंगा। अब ये बताओ, लड़ाई किस बात पर हो रही है? अरे मैं सुबह से किचन में काम कर रही हूँ और अभी दोपहर के खाने की भी तैयारी करनी है, लेकिन माँ जी मेरे पीछे पड़ी है, कपड़े धो ले, कपड़े धो ले। अरे इतना ही बुरा लग रहा है तो आप खुद धो लो ना। हाँ हाँ, धो लेती, तेरी तरह काम चोर नहीं हूं मैं, लेकिन सुबह से घर की साफ सफाई कर रही हूँ, अब कपड़े नहीं धो सकती। मेरी कमर में वैसे ही दर्द रहता है, कपड़े धोकर अपने लिए और मुसीबत खड़ी नहीं करनी है मुझे। जब माँ और पत्नी का झगड़ा हद से ज्यादा बढ़ गया तो दुखी होकर विकास ने कहा, चुप रहो आप दोनों, चुप रहो। मैं हूं ना, आज मैं कपड़े धोऊंगा। माँ, आप घर की सफाई करो और प्रिया, जाओ तुम किचन में खाना बनाओ। बेचारा विकास कपड़े धोने चला गया। कपड़े धोते हुए सोचने लगा, क्या दिन आ गए, कपड़े धोने पड़ रहे हैं। अगर मेरे दोस्तों को या ऑफिस में किसी को पता चल गया कि मैं घर पर कपड़े धोता हूं, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। सोचा था आज ऑफिस की छुट्टी है, आराम करूंगा, लेकिन इस घर में आराम कहाँ। विकास के दिन ऐसे ही बीत रहे थे। वो जब भी ऑफिस से घर आता या घर से ऑफिस जाता तो उसकी माँ और पत्नी लड़ना शुरू कर देती। उनकी लड़ाई को शांत करने के लिए उसे कभी बर्तन धोने पड़ते तो कभी खाना बनाना पड़ता। एक दिन विकास ऑफिस में बहुत परेशान बैठा था कि तभी उसका दोस्त शिव उसके पास आया और बोला, क्या हुआ विकास, आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? अरे क्या बताऊं तुझे, क्या करेगा जानकर। बता दे क्या बात है, क्या पता मैं तेरी कोई मदद ही कर दूं। शिव के बार बार कहने पर विकास ने उसे सारी बात बता दी। यार, मेरी बीवी और माँ दोनों आपस में लड़ती रहती है। उनके बीच लड़ाई ना हो इसके लिए मैं उनके साथ घर का काम करवाता हूँ। समझ में नहीं आता दोनों को कैसे समझाऊं। अगर दोनों में से किसी से भी कुछ बोलता हूँ तो घर छोड़ने की धमकी देकर मुझे चुप करा देती है। समस्या तो बहुत गंभीर है, लेकिन इसका समाधान है मेरे पास। अब तेरे घर में जब भी लड़ाई हो तू मुझे बता देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। शिव ने विकास को सारी बातें समझा दी। शाम को विकास घर पर पहुंचा तो वहां पहले से ही लड़ाई का माहौल था। क्या हुआ माँ, आज किस बात पर लड़ाई हो रही है? तेरी कामचोर पत्नी ने आज सुबह से बर्तन नहीं धोए। मैं बोल रही हूँ बर्तन धोने के लिए तो मुझसे लड़ रही है। और बेटा, अब तू बिना मुझसे लड़ने मत लग जाना, नहीं तो मैं घर छोड़ दूंगी। हाँ प्रिया, क्या है ये सब? तुम क्यों माँ से झगड़ रही हो? अरे मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं तो दिन भर काम में लगी रहती हूँ। अपनी माँ से पूछो, जब तक मुझसे लड़ नहीं लेती ना इनके दिन की शुरुआत नहीं होती। और अब अगर आपने ज्यादा सवाल जवाब किया ना तो मैं घर छोड़ दूंगी। हाँ। जब दोनों की लड़ाई हद से बढ़ गई तो विकास ने शिव को फोन किया। शिव अपने साथ 2 औरतों को ले आया। आप दोनों हमेशा लड़ती क्यों रहती हो? और आप दोनों को कुछ समझाओ तो समझ में नहीं आता, और ऊपर से घर छोड़ने की धमकी अलग से देती हो। अब एक काम करो, आप दोनों अपना अपना सामान उठाओ और निकलो यहां से। मैं अपने लिए नई पत्नी और नई माँ ले आया हूं। नई माँ और नई पत्नी की बात सुनकर गीता और प्रिया हैरान हो गई। गीता तुरंत बोली, हाय हाय बेटा, नई पत्नी तो लोगों को अक्सर लाते देखा है, लेकिन ये नई माँ कहाँ से ले आया? बेटा, मैं ही तेरी माँ हूँ, ओरिजिनल। आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया।
आप दूसरी पत्नी ले आए। आप तो प्यार के बहुत बड़े बड़े दावे करते थे, आज आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। आप दोनों हर समय लड़ती रहती हैं और दोनों के साथ घर का काम मुझे करना पड़ता है। ऊपर से आप दोनों हर समय घर छोड़ने की धमकी देती रहती हो। और क्या करता मैं? आप दोनों ने मेरे सामने कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ा। लेकिन ये दोनों बिल्कुल ऐसी नहीं है। ये दोनों बहुत अच्छी हैं, आपस में कभी नहीं लड़ती और तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगी। अब या तो तुम अपनी पुरानी माँ और पत्नी से बोल दो कि ये घर छोड़कर चली जाए, या फिर तुम ये घर छोड़ दो। तुम अपनी नई पत्नी और नई माँ के साथ मेरे घर में रह सकते हो दोस्त। जब बहुत बोलने के बाद भी गीता और प्रिया घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई तो विकास घर छोड़कर जाने लगा। विकास मेरे बच्चे, बुढ़ापे में अपनी माँ को छोड़कर मत जा। मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। आज के बाद मैं कभी भी बहू से नहीं लड़ूंगी। मुझे माफ कर दे मेरे बेटे। मुझे भी माफ कर दो। अब मैं कभी भी माँ से या आपसे घर का काम नहीं करवाऊंगी और ना ही मैं लड़ूंगी। सारी बात ठीक है, लेकिन ये जो आप दोनों बात बात पर घर छोड़ने की धमकी देती हो, उसका क्या? प्रिया और गीता एक साथ बोल पड़ती हैं। नहीं नहीं, हम कभी घर छोड़ने की बात नहीं कहेंगे। नहीं नहीं, हम कभी घर छोड़ने की बात नहीं कहेंगे। माँ और पत्नी के इतना रोने पर विकास ने उन्हें माफ कर दिया और शिव उन दोनों औरतों को वहां से लेकर चला गया। लंबी चौड़ी बहू। ये प्रेम कहानी शुरू होती है दिल्ली से नोएडा जाने वाली बस में। जिस बस में सवारी कर रहा होता है पराग और उस बस की कंडक्टर होती है अनुराधा। ओके, टिकट दिखा, टिकट टिकट। चाचा का प्लेन नहीं चल रहा है यहाँ तेरा, जिसमें फ्री में सवारी कर रहा है। हिसाब देना होता है हम लोगों को सरकार को। निकाल पैसे, चल। पराग दूर से अनुराधा को देखता है। अरे यार, कितनी धाकड़ लड़की है। मजाल है कोई कुछ बोल दे। कितनी समझदार और कितनी कॉन्फिडेंट। आज से मैं तो इसी बस में घर जाया करूंगा। अब क्या था, भले पराग को घर जाने के लिए 10 बस छोड़नी पड़े, भले 20 किलोमीटर की यात्रा खड़े होकर पूरी करनी पड़े, लेकिन आने जाने का सिलसिला वो अनु की बस पर ही करता। एक दिन, ओह क्या करता है तू? हाँ, मैं नोटिस करती हूँ, देखता रहता है मुझे जब देखो तब। हाँ, वो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और शादी भी तुम्ही से करूंगा। वाह जी वाह, तू ना कोई प्रधानमंत्री हो गया कि आज से 500 की नोट बंद और नोट बंद। नाजिना, इतनी तो नहीं चलती, लेकिन हाँ, तुम्हें प्यार करता हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, ये वादा करता हूँ। हाइट देखिए अपनी। मेरे लिए कोई ऐसा लड़का चाहिए जो मेरी तरह लंबा चौड़ा हो। अरे जोड़ी भी तभी अच्छी लगती है। जरूरी नहीं है, जो आपको खुश रखे, आपकी इमोशंस को समझे और आपसे बहुत सारा प्यार करे, जोड़ी तो उसी के साथ अच्छी लगती है। फिर क्या था, हीरोइन को हीरो से प्यार हो जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद, देख, अब तो इस घर की बहू है। अगर समझ गई है तो ये कंडक्टर वाली ड्रेस पहनकर घर से निकलने की जरूरत नहीं है। पराग अच्छा कमाता है तो तेरी नौकरी की भी जरूरत नहीं है हम लोगों को। अरे कैसी बात कर रही है माँ जी? यूँ कोई सरकारी नौकरी छोड़ता है क्या? और जब मेरी नौकरी लगी थी, मेरी अम्मा कितनी खुश हुई थी पता है? मैं तो नौकरी करूंगी। अरे नौकरी करेगी तो डंडे से मारूंगी, और हाँ, जो निकली घर से बाहर ना तो हाथ पैर तोड़ दूंगी और घर से बाहर निकाल दूंगी, देख लेना। अनु को समझ में नहीं आता कि वो सास को कैसे समझाए कि सरकारी नौकरी लगना आसान बात नहीं होती और उसने इस नौकरी को पाने के लिए कितनी हार्ड वर्क की थी। रात को अनु पराग से बात करती है। देखो पराग, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी माँ को मेरी नौकरी से प्रॉब्लम होगी, वरना। ऐसी बात नहीं है, मैं माँ को समझाता हूँ। अगले रोज, देखो माँ, महंगाई का जमाना है और मेरी प्राइवेट नौकरी है। आज है कल का पता नहीं। वैसे भी अनु की सैलरी मेरी सैलरी के बराबर है। अगर ये भी नौकरी करेगी तो हम लोगों को जिंदगी जीने में आसान हो जाएगी ना। सास को बेटी की बात समझ में आती है और वो अनु की नौकरी के लिए मान जाती है। अगले रोज,
बेटा, बहू, तुम लोगों को लेकर मुझे कुल देवी के दर्शन के लिए जाना है, तो रविवार को दोनों सुबह ही तैयार हो जाना। अगले रोज दोनों तैयार हो जाते हैं और कुल देवी के मंदिर पहुंच जाते हैं। क्या संतोषी बहन, ये कैसी बहू ले आई हो? बहू बेटा लग रही है और बेटा बहू। अरे कोई पहलवानी लड़ानी थी क्या जो इतनी लंबी चौड़ी बहू ले आई? अब क्या बताए पंडित जी, जो बेटे ने पसंद किया हमने उसे हाँ कर दी। अब बेटा जाने और उसका परिवार, और ये तो बस कंडक्टर की नौकरी करती है इंटरस्टेट। और सच्ची? वाह वाह वाह, यह तो बड़ी बात है संतोषी। तुम तो किस्मत वाली निकली जो सरकारी नौकरी की बहू ले आई। यह तो वही बात हो गई कि घी के लड्डू का कोई शेप थोड़ी ना देखता है तो घी का लड्डू ही। सास को बहू की तारीफ सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो जल्दी से पूजा पाठ करवा कर उन लोगों को घर ले आती है। एक रोज, संतोषी बहन, तुम लोगों का घर बड़ा अजीब सा लगता है। भाई साहब बहन जी और बहन जी भाई साहब जैसी। अरे बस किया कर, सरकारी नौकरी देखी तो हाँ बोल दिया, और इतना भी क्या, पैसे की चिंता। चलती हूँ, खाना बनाना है। क्यों, बहू नहीं बनाती क्या खाना? अरे नहीं, वो तो नौकरी करने जाती है ना, तो उसके आने से पहले खाना बना देना पड़ता है, वरना पता है ना आजकल की लड़कियों की ज़बान कितनी लंबी होती है। तेरी बहू की तो कुर्सी तोड़ने वाली नौकरी है। यहाँ बैठती है जैसे उठकर ऑफिस में बैठ जाती है, फिर क्यों थक जाती है कि खाना भी नहीं बना पाती। मेरी बहू भले कंडक्टर है, लंबी चौड़ी, लेकिन बता रही हूँ सारा दिन सवारी से मत्था पच्ची करती है, लेकिन मजाल है शादी के बाद एक दिन भी मुझे किचन में जाने दिया हो ना जी ना। दोनों पड़ोसन वहां से चली जाती है। सास बाजार जाती है और एक ट्रेड मशीन ले आती है। अरे माँ जी, इस उम्र में आप घर पर जिम खोलेंगी? अरे तेरे लिए लाई हूँ, रोज चलाकर 2 घंटे इस पर, पतली हो जाएगी। और खाना कम खाया कर, जब देखो बकरी की तरह मुंह चलता रहता है तेरा। वाह जी वाह, एक ही तो शौक है खाना खाने का, वो भी रोक दो। हाँ, लेकिन सास तो सास थी, बहू के खाने से लेकर एक्सरसाइज सब का हिसाब किताब रखने लगती है। अरे मैं मोहल्ले वालों को बताकर रहूंगी कि मेरी बहू भी शिल्पा शेट्टी की तरह पतली हो सकती है। वही बहू बस में जब सवारी का टिकट काट रही होती है, उसे चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। सवारी हैरान परेशान हो जाती है और ड्राइवर को वहाँ बुलाती है। अरे शहर नहीं थी हमारे कंडक्टर साहिबा, लेकिन जब से शादी हुई है बकरी बन गई है। सास को तो बस इनके खाने की ही लगी रहती है। ड्राइवर बस में बिठाकर बहू को घर छोड़ आता है और सास को कहता है, अरे पता है आपकी बहू कितनी धाकड़ है, किसी को बात करने से पहले 4 बार सोचना पड़ता है कि बोले या ना बोले, कहीं झापड़ ना पड़ जाए। और आप है कि इन्हें बकरी बनाने में लगी है। अरे चुप, निकल यहाँ से। मेरी बहू है, मैं इसे बकरी बनाऊं या फिर गीदड़, तुम्हें क्या पता लोग कैसा मजाक उड़ाते हैं कि बहू इनकी बस की कंडक्टर है। बोलो, मुझे कैसा लगता होगा? अरे काम तो काम होता है माँ जी, वो छोटा या बड़ा नहीं होता। खैर जैसी आपकी मर्जी, चलता हूँ मैं, नमस्ते। ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। बहू ठीक हो जाती है। एक बार आधी रात को कोई संतोषी का दरवाजा खटखटाता है। अरे इतनी रात में कौन आ गया? मेरा घर है, कोई पुलिस स्टेशन की घंटी नहीं जो बजाए जा रहे हो। खोल रही हो दरवाजा। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सामने वही पड़ोसन खड़ी होती है जो अनु की कुछ दिन पहले बुराई कर रही थी। मेरी बहू के पेट में दर्द हो रहा है, उसे जल्दी अस्पताल पहुंचाना जरूरी है। हाँ तो पहुंचाओ, और जल्दी लड्डू के साथ खुशखबरी भी सुना देना। हाँ, काहे हमारा दरवाजा पीट रही हो? अरे सुनो तो, अपनी बहू से कहो ना कि सरकारी बस को थोड़ी देर के लिए दरवाजे बुला ले। क्या है ना, कोई साधन नहीं है अस्पताल ले जाने के लिए। सास अनु को कहती है और अनु बस को बुलाकर पड़ोस वालों की मदद करती है, जिसके बाद पूरे मोहल्ले में अनु की तारीफ होने लगती है। सच में लंबी चौड़ी बहू के साथ साथ लंबा चौड़ा दिल भी है बहू का।
ये मेहमान, हे भगवान, सासू माँ फोन पर है। अरे सोनिया बेटा, वो तेरे बुआ सास का बेटा है ना मिक्की, वो और उसकी बीवी नेहा तुम लोगों के घर रहेंगे कुछ दिनों के लिए। अच्छा ठीक है माँ जी। अरे ज्यादा परेशान मत होना, तुम दोनों तो नौकरी करते हो, देख लेना। वैसे सोनिया सास का फोन तो रख देती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो अपने पति राहुल को फोन करती है। अरे राहुल सुनो ना, मिक्की आ रहा है नेहा के साथ हम लोगों के घर। ओह, अरे क्या बात है, तो आज रात हम भाई मिलकर पार्टी करेंगे। अच्छा तुम एक काम करना, अच्छा खाने को बना देना। ओके। सोनिया को अभी ये अंदाजा नहीं था कि उन लोगों के घर जो आ रहा है वो कैसे उन लोगों की जिंदगी में भूचाल ले आएगा। अभी सोनिया ने फोन रखा ही था कि डोरबेल बजती है। सोनिया दरवाजा खोलती है कि सामने खड़े होते हैं नेहा और मिक्की। अरे भाभी भाभी, आप तो हो बिल्कुल मेरी माँ जैसी। नमस्ते भाभी, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आओ ना, कोई तकलीफ तो नहीं हुई यहाँ तक पहुँचने में? अरे नहीं भाभी, कैब कर ली थी ना। अच्छा वो जरा नीचे ना कैब वाला खड़ा है, 800 रुपये दे आइए ना प्लीज। नेहा चलो अंदर, कितनी थक गई हो तुम भी ना। सोनिया, जिसकी शादी मिक्की की शादी से सिर्फ 2 महीने पहले ही हुई थी, उन लोगों को देखकर हैरान सी रह जाती है। जी मिक्की भैया। वो कैब वाले को पैसे देकर आती है तो देखती है कि उसके कमरे में मिक्की और नेहा का सारा सामान बिखरा होता है। आइए, मैं आप लोगों को गेस्ट रूम दिखा देती हूँ। कैसी बात कर रही हैं भाभी, गेस्ट कौन है यहाँ? हम तो यहाँ किसी तरह मैनेज कर ही लेंगे इस कमरे में। जॉइंट बाथरूम और टीवी लगा है तो यही रूम हमारे लिए ठीक रहेगा। अब हाँ नेहा, लेकिन ये हम लोगों का मास्टर बेडरूम है। अरे भाभी कोई बात नहीं, यहाँ का गद्दा भी ना कंफर्टेबल है, एसी भी ठीक ही लग रहा है। देखिए ना, हम इसी रूम में रह लेंगे, आप फिक्र ना करो भाभी। सोनिया बेचारी कहती भी तो क्या, वो किचन में खाने की तैयारी के लिए चली जाती है। शाम को सोनिया का पति आता है। ओए होए भाई, क्या बात है, शादी के बाद तो तुम बिल्कुल चेंज लग रहे हो। मिक्की क्या बात है भाई, तेरे तो मजे है। कब तक है तू हमारे साथ? बस देख, सेटल होने आया हूँ। तू तो जानता है छोटे शहर में कितनी कमाई होती है। हाँ हाँ, यहाँ रह, आराम से काम ढूंढ। मैं तो कहता हूँ नेहा भी पढ़ी लिखी है, वो भी कुछ अच्छा कर सकती है। अब देखो सोनिया भी तो नौकरी करती है भाई, महानगर में तो गाड़ी तभी चलती है। मिक्की को भाई की बात जम जाती है। अगली सुबह। अरे ये मिक्की और नेहा कहाँ गए? कार लेकर गए हैं तुम्हारी, बोल रहे थे शाम तक लौटेंगे। हे भगवान, ये क्या मजाक है यार, कल बता देना चाहिए था उसको कि कार ले जानी है। मैं ऑफिस समय से पहले निकलता, अब ऑफिस कैसे जाऊंगा? मैं नहीं जानती, दिन का खाना ना बाहर खा लेना। मैंने ऑफिस में आज की लीव डाल दी है। सुबह से उन लोगों के लिए नाश्ता और खाना बना रही थी, अब हिम्मत नहीं कर रही है। शाम को दोनों घर आते हैं। सोनिया और उसके पति के कमरे में जाकर जोर जोर से टीवी लगा लेते हैं। वो आज ना एक सीरियल बहुत अच्छा आने वाला है, मैं कब से उसका इंतजार कर रही हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, आज नहीं, आज तो कौन गाएगा गाना का फाइनल है। आज तो मैं ही टीवी देखूंगी। सोनिया गेस्ट रूम में आ जाती है। हे भगवान, कब तक ये दिन देखना है, अपने ही घर में बेगाने जैसे रह रहे हैं। सोनिया पति को फोन करती है। क्या है जी, कब जाएंगे ये लोग? अरे क्यों, क्या हो गया? अरे यार, न कमरा अपना न कार, मैं तो तंग आ गई हूँ इन लोगों से। कोई बात नहीं, मैं बुआ से बात कर लेता हूँ कि इन लोगों को किराए में कहीं कोई अच्छी जगह दिला दे। अरे डोंट वरी डार्लिंग। रहने दो, अच्छा नहीं लगेगा, कुछ दिन बाद बात कर लेना। सोनिया पति से बात करके सो जाती है, लेकिन शाम को जब वो किचन में जाती है तो किचन की हालत देखकर दंग रह जाती है। इतनी गंदी फैली रसोई किसने की? मेरे तो बस का ही नहीं इसे साफ करना। लेकिन यहाँ आया कौन था? मैं आई थी भाभी, वो मिक्की को ना केक खाने का मन था तो वही बनाया था। केक इतना टेस्टी था, इतना टेस्टी, क्या बताऊं आपको। पूरा केक मिक्की खा गए, किसी के लिए नहीं छोड़ा। मुझे तो बस ना छोटा सा टुकड़ा मिला। बुरा मत मानना हाँ प्लीज। अरे नहीं नहीं, बुरा क्या मानना, मुझे तो वैसे भी मीठा कम पसंद है। सोनिया किचन की हालत और नेहा की बेशर्मी भरी बातों को पी जाती है और सोचने लगती है कि ये लोग जाएंगे कब। भाभी, वो आपकी जो रेड वाली साड़ी है ना, वो प्लीज आज मुझे दे दीजिए। मैं और मिक्की शाम को मेरी चाची के घर जा रहे हैं तो देर रात तक आएंगे।
तुम्हारी चाची यहीं रहती है? तो कुछ दिनों के लिए उनके घर स्टे कर लो ना, उनको भी अच्छा लगेगा, वरना कहीं बुरा ना मान जाए। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं ना वहाँ कंफर्टेबल नहीं हूँ। हाँ हाँ, मेरे रिश्तेदारों के साथ आप क्यों कंफर्टेबल फील करेंगे? ऐसी बात नहीं है नेहा, हम भाई एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, हम एक दूसरे को समझते हैं। अरे तुम्हारी चाची के लिए जो कुछ तुम बताती हो उसे सुनने के बाद मैं कैसे उनके घर रुक सकता हूँ? नेहा थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हुए कहती है। हाँ लेकिन सामने तो अच्छे हैं ना, हमें क्या करना भाभी कि वो पीछे क्या बोलते हैं। हाँ लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मैं भैया और भाभी के पास इसलिए हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि भैया और भाभी मेरे पीछे मेरी बुराई कभी नहीं करेंगे। ये बोलकर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। सोनिया उन लोगों के जाने के बाद अपना कमरा साफ करती है। अपना जरूरी सामान तो गेस्ट रूम में ले जाऊं। उसे पति की पुरानी फाइल मिलती है। सोनिया उसे खोलकर देखती है। अरे ये क्या, मिक्की भैया इन्हें हर महीने पैसे क्यों भेजते थे? वो पति को फोन लगाती है। सुनिए, ये मिक्की भैया आपको कॉलेज के समय में पैसे क्यों दिया करते थे? उधार लिया है क्या इन्होंने आपसे? अरे नहीं नेहा, दरअसल तुम जानती हो ना कि हम लोगों की आर्थिक स्थिति खराब रहा करती थी। मिक्की ने ही अपने काम में लगाने वाले पैसों को मुझे देकर मेरी पढ़ाई पूरी करवाई थी। मैं उन लोगों के घर ही रहा करता था, सारा दिन पढ़ता। मेरे खाने पीने से लेकर कपड़े तक का ख्याल बुआ और मिक्की रखा करते थे। मैंने न जाने उन लोगों के बारे में क्या क्या सोच लिया। एक वक्त जब उन लोगों ने आपके लिए सब कुछ लगा दिया, आज हम लोगों की बारी आई तो हम इतना सोच रहे हैं। अच्छा है कि तुमने खुद ही इस बात को रियलाइज कर लिया। यह एक अच्छी बीवी की निशानी है जो पति की हर बात को समझ ले।